बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग में काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आती है जब प्रोग्रामर को डिफरेंट टास्क को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए टाइम डिलेज क्रिएट करने पड़ते हैं, या ऐसा भी होता है कि जब किसी स्पेसिफिक टास्क को कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए पास करना होता है, सो उसके लिए भी टाइम डिलेज चाहिए होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिक 18 के अंदर हम टाइम डिलेज कैसे क्रिएट करते हैं और इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टाइम डिले ड्यूरेशन को। जब हम पिक 18 की बात करते हैं तो पिक 18 के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिले कैलकुलेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। उनमें पहली चीज़ है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। पिक के माइक्रो कंट्रोलर्स उनके जो OSC1 और OSC2 पिन्स है उनके साथ जो ऑसिलेटर कनेक्टेड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल का पीरियड कितना होगा। दूसरी चीज़ है माइक्रो कंट्रोलर के डिज़ाइन। जब हम परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, तो एक इंस्ट्रक्शन कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स में एग्जीक्यूट होती है उसे कम से कम करना है हमने। और ये हम अचीव कर सकते हैं तीन चीज़ों के ज़रिए: हार्वर्ड आर्किटेक्चर के ज़रिए, रिस्क आर्किटेक्चर के ज़रिए। ये चीज़ें हमने पहले भी एक वीडियो में डिटेल से देखी है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि डेटा और कोड को मेमोरी तक लाने के लिए अलग अलग बसेस इस्तेमाल होती है। रिस्क आर्किटेक्चर का हमने देखा था कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो एक रिड्यूस्ड महदूद तादाद में होता है। और तीसरी चीज़ है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि CPU फेचिंग और एग्जीक्यूशन एक साथ करें। मतलब जब CPU एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसी टाइम पर वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को फेच करे। अगर हम इसको कंपेयर करें नॉन पाइपलाइनिंग और पाइपलाइनिंग को, तो आप देख सकते हैं कि नॉन पाइपलाइनिंग में CPU जब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 फेच करती है, फिर उसके बाद वो उसे एग्जीक्यूट करेगी, फिर वो इंस्ट्रक्शन 2 को फेच करेगी, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगी, फिर इसी तरह चलता रहेगा, फिर फेच इंस्ट्रक्शन नंबर 3 फेच करेगी, फिर उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी। और पाइपलाइनिंग में CPU जब एक इंस्ट्रक्शन फेच करती है और फिर जब उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो उसी टाइम पे वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को फेच कर रही होती है। फिर इसी तरीके से जब वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है तो उसी टाइम पे वो तीसरी इंस्ट्रक्शन फेच कर रही होती है, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। सो हम देख सकते हैं कि अगर किसी प्रोसेसर में पाइपलाइनिंग इम्प्लीमेंट हुई है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नॉन पाइपलाइनिंग के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होती है। उसी ड्यूरेशन में नॉन पाइपलाइनिंग में अगर हम 3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर में हम 5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉर द पिक। Instruction cycle is the amount of time required by the CPU to execute an instruction. CPU को एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। और जब हम पिक 18 की बात करते हैं तो पिक 18 में एक इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 ऑसिलेटर पीरियड्स की इक्विवेलेंट होता है। इन द पिक 18 वन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ 4 ऑसिलेटर पीरियड्स। सो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पिक 18 में एक इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 ऑसिलेटर पीरियड्स के इक्वल होता है। एक प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉर ईच ऑफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो, 4 मेगाहर्ट्ज, 16 मेगाहर्ट्ज और 20 मेगाहर्ट्ज। इस प्रॉब्लम में हमें डिफरेंट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसीज गिवन है और हमें कहा गया है कि इनके लिए अलग अलग इनका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल का पीरियड है वो फाइंड करें। हमें 4 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर दिया गया है, 16 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर दिया गया है और 20 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर दिया गया है। नाउ हमने अभी देखा है कि पिक 18 में एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर 4 ऑसिलेटर पीरियड्स होते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज़ है उनको डिवाइड करेंगे 4 से, तो उससे हमें इंस्ट्रक्शन साइकिल की फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा। फिर हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, सो हम उसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास पीरियड आ जाएगा। लाइक अगर हम 4 मेगाहर्ट्ज़ की बात करें तो सबसे पहले हम 4 मेगाहर्ट्ज़ को 4 से डिवाइड करेंगे
तो इससे हमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाएगी, लाइक 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज़। नाउ 1 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रक्शन साइकिल की फ्रीक्वेंसी हो गई है। नाउ इसका जब हम इन्वर्स लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल का पीरियड आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज़ 1 डिवाइडेड बाई 1 मेगाहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड्स। इसी तरीके से जो बी में 16 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर दिया गया है, 16 मेगाहर्ट्ज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 मेगाहर्ट्ज़। फिर इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 मेगाहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 0.25 माइक्रोसेकंड्स या 250 नैनो। इसी तरीके से 20 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 मेगाहर्ट्ज़ and 1 by 5 megahertz is equal to 0.2 microseconds या 200 नैनोसेकंड्स। पाइपलाइनिंग में इंस्ट्रक्शंस पहले से फेच करके एक क्यू में रख दिए जाते हैं, और जब सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन उसी क्यू से ही उठा लेती है। नाउ इशू तब आता है जब हमारे पास कोई कंडीशनल या अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, या कोई कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जैसे कि कॉल या आर कॉल की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। नाउ इन केसेस में जो इंस्ट्रक्शंस पहले से क्यू में फेच करके रख दिए गए होते हैं, उन सारों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और एक नई इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है। अब जितनी देर में सीपीयू एक नई इंस्ट्रक्शन को फेच करता है तो एग्जीक्यूशन यूनिट को इंतज़ार करना पड़ता है, और इसी को ही ब्रांच पेनल्टी कहते हैं। जितनी देर के लिए एग्जीक्यूशन यूनिट इंतज़ार करता है, ये पेनल्टी होती है ब्रांच इंस्ट्रक्शन की। PIC18 के अंदर ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल में कंप्लीट होते हैं, एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल लेते हैं, माँ से वाई कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के, जिस तरह के गो टू है, ब्रांच है, कॉल है, BNG है या BC इंस्ट्रक्शंस है। इनके अलावा जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल लेते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है, जो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आया वो जंप ले या जंप ना ले, अगर वो जंप नहीं ले पाते तो वो इंस्ट्रक्शन भी उसी सिनारियो में एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल लेंगे। For a PIC18 system of 4 MHz, find how long it takes to execute each of the given instructions. 4 MHz की क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, सो इसका मतलब ये है कि 4/4 MHz इज इक्वल टू 1 MHz। 1 MHz एक इंस्ट्रक्शन साइकिल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एंड देन 1/1 MHz इज इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड्स। सो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो पीरियड है दैट इज़ 1 माइक्रोसेकंड्स। इंस्ट्रक्शन साइकिल का पीरियड मतलब इतना टाइम 1 माइक्रोसेकंड एक इंस्ट्रक्शन साइकिल लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। सो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं और देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस कितना टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए। MOVLW इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में कंप्लीट होती है, और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल का पीरियड चूँकि 1 माइक्रोसेकंड है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 माइक्रोसेकंड में ही एग्जीक्यूट होगी। डिक्रीमेंट F इंस्ट्रक्शन ये भी 1 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट होगी। MOVWF ये भी 1 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट होती है। ADLW इंस्ट्रक्शन भी 1 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट होती है। NOP इंस्ट्रक्शन ये भी 1 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट होती है। गो टू इंस्ट्रक्शन चूँकि 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लेती है और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो पीरियड है वो 1 माइक्रोसेकंड है, सो इट मीन्स कि ये 2 माइक्रोसेकंड्स लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए। सिंपली कॉल इंस्ट्रक्शंस जो कि कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हैं, ये भी 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लेती हैं, सो 2 माइक्रोसेकंड्स लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए। PNG इंस्ट्रक्शन जो कि एक कंडीशनल ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, अगर कंडीशनल ब्रांच ट्रू होती है तो ये 2 माइक्रोसेकंड लेगी, और अगर वो फॉल्स होती है मतलब जंप नहीं लगा पाती तो ये 1 माइक्रोसेकंड लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके, find the size of the delay of the code snippet given if the crystal frequency is 4 MHz। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 4 MHz की है, तो इसका मतलब ये है कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 माइक्रोसेकंड लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके, कोड स्निपेट पे आते हैं। सबसे पहले हम इस लूप को देखते हैं कि ये लूप कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लेगा। हम इस डिले सब रूटीन में कर क्या रहे हैं कि पहले हम वर्किंग रजिस्टर में 255 की वैल्यू डाल रहे हैं, और फिर
उसको अपनी लोकेशन myReg का नाम जिसको हमने दिया हुआ है उसमें 255 को डाल रहे हैं ना। सो इसका मतलब ये है कि ये लूप हमारा 255 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर myReg के बेस पे कि क्या वो ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या आया, लूप चले या ना चले। सो इसका मतलब ये है कि ये लूप 255 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सो लूप के अंदर दो NOP इंस्ट्रक्शन है। हमें पता है कि एक NOP इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल लेती है। सो दो NOP इंस्ट्रक्शंस है, दो इंस्ट्रक्शन साइकिल्स इनके हो गए। एक डिक्रीमेंट F की इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका हो गया। और BNG इंस्ट्रक्शन है, अगर ये ट्रू होती है तो इसका मतलब ये है कि 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स इनके हो गए। सो 2 + 1 + 1 + 1, ये हमारे पास 5 हो गए। 5 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लूप के हो गए। लूप 255 टाइम्स चलेगी। सो इसका मतलब ये है कि 255 × 5, ये हमारे पास इस लूप के टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हो जाएंगे। लूप के बाहर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है MOVLW, ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका हो जाएगा। MOVWF ये भी एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, सो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका हो जाएगा। और रिटर्न इंस्ट्रक्शन ये भी एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, सो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका हो गया। 255 × 5 + 1 + 1 + 1, और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 माइक्रोसेकंड लेगी, क्योंकि हमारे पास जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है वो 4 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हमारे पास आ गए 1278 माइक्रोसेकंड्स। 1278 टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हो गए, और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल चूँकि 1 माइक्रोसेकंड लेती है, सो हमारे पास टोटल जो इसका जो डिले का जो पीरियड होगा दैट विल बी 1278 माइक्रोसेकंड। लेकिन हमें पता है कि BNG की जो इंस्ट्रक्शन है, जो कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ये एक दफ़ा फेल होगी, हमने लूप से बाहर आना होगा। सो उस एक दफ़ा ये 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स नहीं लेगी, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल लेगी। सो उसको हम इससे डिडक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। सो हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा 1277 माइक्रोसेकंड, जो कि इस डिले का टोटल टाइम होगा। फॉर एन इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ 1 माइक्रोसेकंड्स फाइंड द टाइम डिले इन द फॉलोइंग सब रूटीन। इंस्ट्रक्शन साइकिल हमें गिवन है, उसका पीरियड गिवन है 1 माइक्रोसेकंड। सो इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है वो 4 मेगाहर्ट्ज़ की है। हमें कहा गया है कि जो ये टाइम डिले की सब रूटीन गिवन है, इसका टोटल टाइम डिले फाइंड करें। सो अगर हम इस सब रूटीन को देखें तो इसमें लूप इनसाइड अ लूप डिले है। डिले की जो सब रूटीन है, पहले हम वर्किंग रजिस्टर में 200 की वैल्यू डाल रहे हैं, डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं, फिर उसको हम एक रजिस्टर रोम की लोकेशन R2 में सेव कर रहे हैं, फिर वर्किंग रजिस्टर में 250 डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं और उसको रजिस्टर R3 में सेव कर रहे हैं। फिर इनर लूप जो है उसमें 2 NOP की इंस्ट्रक्शंस है। R3 को डिक्रीमेंट किया जाता है जिसमें हमने 250 डाला था, और अगर वो 0 की इक्वल नहीं होता तो लूप दोबारा एग्जीक्यूट होता है। सो इसका मतलब ये है कि जो इनर लूप है ये 250 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और जो आउटर लूप है ये 200 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। R2 में 200 डेसिमल की वैल्यू है। सो इनर लूप 250 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, और जबकि आउटर लूप 200 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। सो सबसे पहले अगर हम इनर लूप को कैलकुलेट करें कि इनर लूप कितना टाइम लेगा, सो हम देख सकते हैं कि इनर लूप के अंदर 2 NOP की इंस्ट्रक्शंस है, 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स ये हो गए, एक डिक्रीमेंट F का इंस्ट्रक्शन है। सो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल ये हो गया, 3 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हो गए। BNG जो कि कंडीशनल ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, ये 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लेगी। सो 3 + 2 हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स इनर लूप लेगा, और ये लूप 250 टाइम्स चलेगा। सो हम कह सकते हैं 250 × 5, और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 माइक्रोसेकंड टाइम लेता है। सो हम कह सकते हैं कि जो हियर लूप है, जो कि इनर लूप है, ये टोटल टाइम लेगा 1250 माइक्रोसेकंड्स। अब अगर हम देखें तो ये इनर लूप, आउटर लूप इसको 200 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है। आउटर लूप इनर लूप को 200 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है। जो अगेन लूप है, जो आउटर लूप है, वो इसको 200 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो हम 200 × 1250 माइक्रोसेकंड्स, तो हमारे पास टोटल आ जाता है 250,000 माइक्रोसेकंड्स। इनर लूप 250 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि टोटल टाइम लेगा 1250 माइक्रोसेकंड्स। फिर आउटर लूप
इस इनर लूप को 200 टाइम्स रिपीट करा रहा है। सो 200 इंटू 1250 माइक्रोसेकेंड इज 250,000 माइक्रोसेकेंड्स। फिर अगर हम इसमें देखें जो अगेन लूप है, अगेन लूप के स्टार्ट में इंस्ट्रक्शन है मूव LW D250, मूव WF R3 और एंड पे जो इंस्ट्रक्शन है डिक्रीमेंट FR2 कामा F एंड BNZ अगेन, ये इंस्ट्रक्शंस भी 200 टाइम्स चलेंगे। सो 1 + 1 is 2, 2 + 1 3 and 3 + 2 is 5. So 5 into 200 into 1 माइक्रोसेकेंड, ये 1000 माइक्रोसेकेंड को भी हमने ऐड करना होगा इस टोटल ड्यूरेशन में। फिर इसके साथ अगर हम देखें तो शुरू में ये जो दो इंस्ट्रक्शन है मूव LW D200, मूव WF R2 और आखिर में ये जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, ये जो तीन इंस्ट्रक्शन है ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे। ये तीन इंस्ट्रक्शंस एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे। सो इसको भी साथ में ऐड करते हैं। सो 3 इंटू 1 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू 3 माइक्रोसेकेंड्स, ये तीन इंस्ट्रक्शंस लेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। फिर हम डिडक्शन कर लेते हैं। जो इनर लूप है, इनर लूप की जो कंडीशनल ब्रांच है BNZ हियर, ये 200 टाइम्स ये इंस्ट्रक्शन फेल होगी। हमें पता है कंडीशनल ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है जब ये ट्रू होती है, जब जंप लगता है तो ये दो इंस्ट्रक्शन साइकिल लेती है, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शंस फेल होते हैं तो ये दो की बजाय एक इंस्ट्रक्शन साइकिल लेगी। सो इसका मतलब ये है कि 200 टाइम्स जब ये इंस्ट्रक्शन फेल होगी तो तब ये दो की बजाय एक इंस्ट्रक्शन साइकिल लेगी, जबकि हमने ऐड किया है इसको एज अ 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो 200 टाइम्स ये फेल होगी, सो वो हमने डिटेक्ट करना है। सिमिलरली BNZ अगेन की इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा ये भी फेल होगी, सो उसको भी हमने डिटेक्ट करना है। Subtract 200 microsecond for the times BNZ here and 1 microsecond when BNZ again falls through. So हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन होगी that will be 250,000, जो कि इनर लूप लेगा रिपीट होने के लिए, बार बार रिपीट होगा, प्लस 1000 माइक्रोसेकेंड जो अगेन के स्टार्ट में और अगेन लूप के एंड में जो इंस्ट्रक्शंस है वो 1000 माइक्रोसेकेंड लेंगे, प्लस 3 माइक्रोसेकेंड जो शुरू के दो इंस्ट्रक्शन है और आखिर की जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है 3 माइक्रोसेकेंड ये लेगी। फिर हमने 200 टाइम्स डिटेक्ट करना है क्योंकि BNZ हियर 200 टाइम्स फेल होगी और एक दफ़ा BNZ अगेन की इंस्ट्रक्शन फेल होगी। सो हमारे पास टोटल टाइम डिले आएगा 250,802 माइक्रोसेकेंड्स, जो कि रफली 250.8 मिली सेकेंड्स की इक्वल है। सो इसका मतलब ये है कि जो टाइम डिले की सब रूटीन है ये 250.8 मिली सेकेंड्स लेगा। होपफुली इस वीडियो की समझ आ गई होगी आपको। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।